रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनाज त्यागी और आज आपके लिए हम न्यूज नेशन पर लेकर आए हैं आंखें खोल देने वाली खबर। जी हां, गुरदासपुर के दर्दनाक अखफोरवा कांड में जो कुछ हुआ है और जिस तरह की लापरवाही सामने आ रही है प्रशासन से लेकर डॉक्टर तक, उसको लेकर हम सवाल उठा रहे हैं। और क्या 1 लाख के मुआवजे और कुछ अधिकारियों के सस्पेंशन से 60 लोगों की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी? इन्हीं सब सवालों के साथ होगी हमारी एक खास पेशकश, जिसमें होंगे हमारे खास मेहमान चर्चा में शामिल। लेकिन इस मामले में आज पुलिस ने मनजीत जोशी नाम के एक शख्स को हिरासत में जरूर ले लिया है। दरअसल इस शख्स पर आरोप है कि उसने ही SKM नाम के NGO से संपर्क साधा था और गुरदासपुर में अखफोरवा कैंप लगवाया था। लेकिन क्या सिर्फ ये कहानी मनजीत जोशी और उस कैंप तक ही सीमित होती है, या फिर मथुरा के इस NGO से भी जुड़े हैं उसके सीधे तार? इसी पहलू को लेकर न्यूज नेशन पहुंचा मथुरा और फिर खुले हैं इस संदर्भ में वो राज जो जुड़ते हैं गुरदासपुर के हादसे से। श्री कृष्ण सिंह मेमोरियल संस्था, यही है मथुरा के उस SKM NGO का पूरा नाम, जिसकी जांच अब पंजाब पुलिस कर रही है। लेकिन जब न्यूज नेशन मथुरा पहुंचा तो सामने एक अलग ही कहानी नजर आई। SKM NGO से जुड़े लोगों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि गुरदासपुर के कैंप में वो इलाज करने नहीं बल्कि सिर्फ जानकारी लेने गए थे। मेन टेक्निकल के लिए हर आदमी टेक्निक देखता है कि किस तरह से वो ऑपरेशन करते हैं और उनकी जो क्वालिटी है वो क्या है। उस अपनी क्वालिटी में हम लोग भी कुछ सुधार लाएं, इसलिए हम वहाँ पर गए थे। अब एक दूसरा बयान भी सुन लीजिए जो दिया बटाला के SDM ने। बटाला के SDM ने मीडिया के सामने कहा था कि इस NGO के पास कैंप लगाने की इजाजत ही नहीं थी। 30 अक्टूबर से लेके 4 नवंबर तक हुआ, डिफरेंट विलेजेस में और इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स, और उसके बाद रात को यहाँ पे सर्जरी हुई है। उसकी कोई परमिशन नहीं लेगी। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन? SDM साहब के मुताबिक बिना परमिशन के NGO ने कैंप लगाया, जबकि NGO कह रहा है कि उसने कैंप लगाया ही नहीं, वो तो सिर्फ तकनीक की जानकारी लेने गया था। गुरदासपुर मामले की हर कड़ी 2 अलग अलग दिशाओं में जाती दिखती है। जांच के बाद SDM बटाला ने कहा था कि सिविल सर्जन से NGO ने इजाजत मांगी थी। They had written a letter to civil surgeon for permission, but permission मिली नहीं इनको। इसका जवाब भी NGO के संचालक की जुबान से ही निकला। संचालक के मुताबिक इस कैंप में सरकारी डॉक्टर्स भी मरीजों को लेकर आए थे। सरकारी डॉक्टर आए थे, वहाँ के जो सर्जन थे उन्होंने भी भर्ती किया और जो लैब वाले थे वो भी लोग आए, उसमें इंक्लूड हुए थे। अगर सरकारी डॉक्टर मरीजों को भर्ती करने में शामिल थे और सरकारी लैब के उपकरण भी लगे तो फिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? इतना ही नहीं, संस्था का यह भी कहना था कि उनके पास उत्तर प्रदेश के बाहर कैंप लगाने की इजाजत भी नहीं थी। न्यूज नेशन की इस एक्सक्लूसिव पड़ताल में इस मामले से जुड़ा एक और पहलू भी सामने आया, जो था ऑपरेशंस पर मिलने वाला अनुदान। न्यूज नेशन को मिली जानकारी के मुताबिक हर ऑपरेशन पर NGO को सरकार से 1000 रुपए का अनुदान मिलता है। इतना ही नहीं, विदेशों से भी इस क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को अनुदान मिलता है। तो कहीं जरूरत से ज्यादा मरीजों का इलाज कराने के पीछे अनुदान का पैसा तो वजह नहीं थी? सवाल बहुत से हैं। हर पक्ष की अपनी सफाई भी है, लेकिन कोई भी सफाई सवालों के इस ताने बाने को भेदती हुई नहीं दिखती। विनीत दुबे, न्यूज नेशन, मथुरा। तो जिस डॉक्टर ने तमाम नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर एक दिन में तय सीमा से ज्यादा ऑपरेशन 49 ऑपरेशन कर डाले, उसको 24 घंटे से भी कम वक्त में जमानत मिल जाती है। 1 महीने से ज्यादा पुराना मामला है, सबूत अभी तक नहीं जुटाए जा सके हैं। 1-1 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान और जांच की बात कह दी है। लेकिन सवाल ये, क्या हिंदुस्तान में इंसानी जान इतनी सस्ती है कि 1 लाख रुपए में इन लोगों की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी, या फिर गरीब को कोई इंसाफ नहीं मिलेगा? इसीलिए हम आज ये खास पेशकश लेकर आए हैं आपके लिए कि आंखें खोलो इंडिया और आप खुद देखो कि हिंदुस्तान में क्या कुछ हो रहा है गरीब इंसान के साथ। और इस मामले की तह तक जाने की हम कोशिश करेंगे कि गलती किसकी है, जिम्मेदार सिर्फ वो प्रशासन है या फिर वो CMO में भी है जिसकी नाक के नीचे सब कुछ होता रहा और उसे इसका इल्म तक नहीं था। जिस अस्पताल ने इस ऑपरेशन को कराने की इजाजत दी, उसने क्यों सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को ताक पर रखा?
तो इसी को टटोलेंगे। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कमला भसीन जी हैं, जानी मानी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ गौरांग कंठ हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो हमें कानूनी पहलू समझाएंगे इस मामले का। हमारे साथ प्रेम सिंह चंदू जी हैं, सांसद हैं अकाली दल के। डॉक्टर आरबी आजाद हैं, हमारे साथ आई स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर रवि मलिक हैं, आईएमए का पक्ष रखने के लिए कि सिर्फ जांच की बात करना और निंदा करना ही उसका काम है, इससे आगे भी। और डॉक्टर उषा मोहनदास हमारे साथ जुड़ेंगी हैदराबाद से, जो तमाम नेग्लिजेंस के मामले होते हैं इस तरह के डॉक्टर के खिलाफ लगातार एक लंबी मुहिम छेड़े हुए हैं। हमारे रिपोर्टर्स भी ग्राउंड जीरो से हमें अपडेट देने के लिए जुड़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें, न्यूज नेशन ने इस पूरे मुद्दे को एक मुहिम के तौर पर लिया है कि क्या गरीब की आंखों की रोशनी सिर्फ 1 लाख रुपए और कुछ अधिकारियों के सस्पेंशन से वापस आ जाएगी? गलती किसकी है, गुनहगार कौन है? इसी कड़ियों को जोड़ता हुआ, तलाशता हुआ न्यूज नेशन पहुंचा मथुरा। एसकेएम एनजीओ के प्रतिनिधि से बातचीत हुई, लेकिन जब हम दोबारा एसकेएम एनजीओ के दफ्तर पहुंचे तो वहां की तस्वीर हैरान कर देने वाली थी। एसकेएम के दफ्तर में सन्नाटा था और जो लोग कुछ घंटों पहले तक हमसे बात कर रहे थे वो अब तक दफ्तर से नदारद थे। और सवाल यहां पुलिस पर भी उठता है कि 1 महीने से ये सब कुछ हो रहा था, तो आपकी जांच कहां थी और आप कर क्या रहे थे? मथुरा के कृष्णानगर में स्थित इस घर में जो संस्था चलाई जा रही थी, उस संस्था के बारे में हमने कई लोगों से जानने की कोशिश की। यहाँ आसपास के कृष्णानगर के लोगों से भी जानने की कोशिश की, तो सभी का ये कहना था कि पिछले 2 दिन से ये ताला बंद है, ये गेट बंद है और लोग गायब हैं। कुछ लोग दबी जुबान में बिना कैमरे के सामने आए हुए ये जरूर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो थे कोई डॉक्टर साहब थे, उनका यहाँ पर संस्था चलाई जाती थी और कुछ इक्का दुक्का मरीज भी यहाँ पर नेथरिंग वाले यहाँ पर आते थे और वो यहाँ पर इलाज के लिए आते थे, लेकिन इलाज होता था या नहीं होता था और ये लेकिन इससे पहले कभी कोई कैंप यहाँ नहीं लगाया गया। हमारे साथ ये मौजूद है यहाँ स्थानीय लोग। आप एक बताइए, यहाँ आप रहते हैं, ये इसमें क्या चलता था? इसमें पहले तो ये मकान था, इन्होंने ले लिया था ये मकान, और उसके बाद में इन्होंने ये अस्पताल खोल लिया है। इन्होंने कहीं कैंप लगाया था अंत कहीं, तो वो कैंप वहां लगा करके यहाँ पर आकर के उनका इलाज किया था, उन्होंने लेंस पेंस डाले थे, इतनी हमको मालूम है। अच्छा, यहाँ आपके इस क्षेत्र में कभी कोई कैंप लगाया गया? यहाँ इस क्षेत्र में इन्हीं का? हाँ, नहीं, हमें इतनी मालूम नहीं है कि यहाँ कैंप इनका लगाया या नहीं लगाया। आज तक आपकी नॉलेज में? नहीं, हमारी नॉलेज में नहीं। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? हमें तो यहाँ 15-16 साल है। तो 15-16 सालों से अभी ये लोग कब से आए? कितना टाइम हो गया होगा? यहाँ आए तो उनको 2-2.5 महीना हुआ शायद। अच्छा, अभी ये कब से गायब है? ये बंद है इसका सब? अभी ये इतनी मालूम तो नहीं है कब से गायब है ये। कुछ और लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि कहीं और ऑपरेशन जरूर रहता था, कुछ लोग यहाँ आते जरूर थे, लेकिन कुछ। आप यही रहते हैं? हाँ, यही रहते हैं साहब। क्या था इसमें, इस दुकान में, इस घर में क्या चलता था? इसमें जो यही करते थे, कैंप लगाए उन्होंने, इलाज करो, नेत्रहीनों का इलाज वगैरह। हाँ। तो इलाज यहाँ करते थे? हम वहाँ तो ले आए यहाँ। अच्छा, जो बाहर से गांव से ले आते थे? आते लेकिन यहाँ आएंगे, तो मालूम हमें। यहाँ कभी कोई कैंप लगा इस क्षेत्र में? न कोई न लगा। संस्था एसकेएम के बारे में जानकारी करने के लिए हम पहुंचे मथुरा के थाना हाईवे में, जहां पर रामकृष्ण कॉलोनी इसी थाना के अंतर्गत आती है। और मैं दिखाना चाहूंगा आपको, जो यहाँ पर जो थानाध्यक्ष महोदय हैं वो सब बैठे हुए, जो थाना हाईवे जनपद जो लगता है, रामकृष्ण कॉलोनी इसी में पड़ती है। हमने यहाँ इंस्पेक्टर साहब से बात करनी चाहिए। थानाध्यक्ष से ये पूछना चाहा कि आप क्या एसकेएम के बारे में जानते हैं, तो उनका ये कहना था, सबसे पहले उनका ये कहना था कि उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, और न ही वो किसी एसकेएम के बारे में जानते हैं कि कोई ऐसी संस्था है या नहीं है। लेकिन अनऑफिशियली कैमरे के सामने आने से वो इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो अधिकारी हैं उनका साफ उनका नोटिस है कि वो कैमरे के सामने नहीं आ सकते, कोई भी वर्जन नहीं दे सकते, लेकिन संस्था की जानकारी इनको भी नहीं है। आखिर संस्था कौन चलाता था, कौन लोग वहां पर अस्पताल चलाते थे, नेत्रहीनों के नाम पर उनके साथ खिलवाड़ करते थे, आम आदमियों के साथ, ये कोई नहीं जानता। ये सब जांच का विषय बना हुआ। बाकी ये सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि थाना जो हाईवे है, जो रामकृष्ण जो कॉलोनी है, वो इन्हीं के अंदर में आती है, और इनको ही ये बात पता नहीं है कि एसकेएम जो संस्था है वो इनके क्षेत्र में चल भी रही थी या नहीं चल रही थी। तो ये बाकी बड़ा गंभीर विषय है और इस मामले में जांच होनी चाहिए उच्च अधिकारियों द्वारा। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज पासवान के साथ मथुरा से विनीत दुबे, न्यूज नेशन। तो आपने हर्ष देखा कि किस तरह से ये एनजीओ कामकाज कर रही थी। तो सवाल ये उठता है, भाई एनजीओ वाकई में सेवा करने की बॉडी है या फिर एक टारगेट अचीव कर मेवा बटोरने यानी डोनेशन बटोरने की संस्था बनता जा रहा है? बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक पूरा वरिष्ठ पैनल जो है यहाँ मौजूद है। हमारे साथ कमला भसीन जी हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। पहला सवाल मेरा आप ही से होगा कमला जी, अगर ये मामला किसी विकसित देश में या विदेश में हुआ होता जहां 60 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई होती तो शायद सरकारें हिल जाती। यहां तो सिर्फ 1 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान हुआ है और अभी तक कुछ अता पता नहीं है कि कल्प्रिट कौन है।
हमारे प्रधानमंत्री जी विदेशों से बहुत कुछ सीखने की बात करते हैं, क्या ये भी सीखने की जरूरत है कि इंसानी जान की कीमत क्या होती है? चूंकि गरीब थे तो कोई सरकार क्यों हिलेगी? आज तक कभी किसी 60 या 600 गरीबों के लिए कोई सरकार हिलती हमने तो देखी नहीं। आज ये हुआ है। 5 दिन पहले छत्तीसगढ़ में 16 औरतें, और वो किसी एनजीओ ने गड़बड़ नहीं की थी, वो सरकार ने गड़बड़ की थी। तो इसमें एनजीओ और सरकार की बात मेरे उससे नहीं आती, और ये बहुत ही एक शर्मनाक और दर्दनाक हादसा है। जो भी रिपोर्टें हमने देखी हैं उसमें यही लगता है कि इन्फेक्शन से इन सबकी आंखों की रोशनी चली गई। और जिस तरीके से ये होते हैं मैस कैंप्स, कभी आपने कोई अमीरों के लिए मैस कैंप्स, मैस स्टेरिलाइजेशन कैंप्स होते देखे हैं? उनके लिए बड़े बड़े अपोलो अस्पताल हैं, दूसरे अस्पताल हैं। और मुझे लगता है कि इसमें एक और मुद्दा है जो आप लोगों को उठाना चाहिए, हम सबको उठाना चाहिए, वो है हेल्थ सर्विसेज और दूसरी एसेंशियल सर्विसेज का प्राइवेटाइजेशन। अब सरकारी अस्पताल या छोटे अस्पताल सिर्फ गरीबों के लिए बचे हैं, जहां कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं जाता, एमएलए नहीं जाता, और उनकी हालत बुरी से बुरी होती चली जा रही है। और जिन लोगों के पास पैसा है उन्हें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सेवाएं मिलती हैं। तो बहुत शर्मनाक चीज है जी। और जाहिर है कि ये गरीब थे, स्टेरिलाइजेशन के मामले में तमाम औरतें थीं, और इसमें भी सुना है कि ज्यादातर औरतें ही। चलिए, चंदू माजरा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप ये बताइए कि यहाँ पर सरकार ने जांच की बात कह दी, लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान कर दिया और कह दिया भाई परमिशन तो हमसे ली ही नहीं थी। क्या इतना काफी है या फिर उनके खिलाफ भी एक कानूनन मामला बनता है? देखिए, पहली बात तो जो ये घटना वापरी है इसके हमें बहुत खेद है, और जो पीड़ित परिवार है उनके साथ हमारा सहानुभूति है। जहां तक इसके लिए जिम्मेवार कौन है, दोषी कौन है, उसकी तो जांच करने के लिए सरकार ने कमेटी बना दी है। लेकिन हर बार जांच की कमेटी से ही बस बात बन जाएगी और कुछ अधिकारियों के सस्पेंशन से ही बात बन जाएगी? देखिए, एक पहली बात तो सुन ले जी, बात तो सुन लेना। पहले जो 1 लाख की बात कही है वो कोई आंखों को रोशनी वापस नहीं ले पाएगी, वो काफी नहीं है, हम समझते हैं। मगर ये तो एक सहानुभूति के तौर पे, थोड़ा सा सहारे के तौर पे है। कोई इससे जो दुख है वो खत्म नहीं हो जाता, ये हम समझते हैं। लेकिन सहानुभूति की बजाय सतर्कता दिखाई गई होती, सावधानी बरती गई होती, तो आज सहानुभूति की जरूरत नहीं होती। देखिए, सावधानी जैसे जिन लोगों ने, जिस संस्था ने ऐसी लापरवाही की है उसको कैसे बख्शा जाएगा? ऐसी संस्थाएं हैं, कल ही पंजाब में नहीं है, देश भर में कुछ एनजीओ जो हैं जो ब्लैकमेलिंग करते हैं और अपना कुछ जाति फायदा लेने के लिए कुछ ना कोई, इसके पीछे भी कोई ना कोई जांच में आएगा कि ये एनजीओ जो था इसके पीछे क्या इसका मकसद था। लेकिन सरकार का प्रशासन क्या कर रहा था? इनका मकसद जो कुछ था, चलिए ये खराब थे, इनकी नीयत सही नहीं थी, इनका काम करने का तरीका सही नहीं था, लेकिन सरकार क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था? उनकी नाक के नीचे कितना बड़ा कैंप लग जाता है, वहां के डीएम-सीएमओ को इल्म तक नहीं होता। ये सच है। देखिए, ये सच है। अगर स्टरलाइजेशन हुई होती, इक्विपमेंट थी, और वहाँ जो ऑपरेशन रूम था उसकी स्टरलाइजेशन हुई होती तो ऐसी घटना शायद ना वापरती। और इसके लिए जो डॉक्टर ने, सीएमओ ने वहाँ अमृतसर और गुरदासपुर के ने बताया डॉक्टर ने कि उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली एनजीओ ने। चलिए, ये बहुत अच्छा तरीका है, परमिशन लेने आप मेरे पास आए नहीं थे और मेरी खुद की स्वतः संज्ञान लेने की कोई जिम्मेदारी बनती नहीं है। बहरहाल वरिष्ठ वकील हमारे साथ गौरांग कंठ सुप्रीम कोर्ट के जुड़े हुए हैं, मैं आपसे बातचीत करूंगी। गौरांग, यहाँ पर हमेशा की यही कहानी है, जांच के लिए कमेटी बैठा दी गई है, अधिकारियों का तबादला कर दो, सस्पेंशन कर दो, लेकिन क्या हमारे कानून इतने लचर हैं कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडलाइन की धज्जी उड़ी है इस मामले में। नहीं, कानून तो बिल्कुल ही लचर नहीं है। सवाल ये उठता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ग्रास रूट लेवल पे ये जो परमिशन मिलना था उन्होंने नहीं लिया है। वायलेशंस अगर हो रहे हैं लॉ के तो वो कानून तो नहीं देख सकता है, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन ही को देखना है। डॉक्टर को 24 घंटे से कम में जमानत मिल जाती है। कानूनन कहा गया है कि आप 23 ऑपरेशन कर सकते हो एक दिन में, वो 5.5 घंटे में 45 ऑपरेशन कर डालते हैं।
अब अगर कोई एविडेंस लेके नहीं आता है, वो भी तो पुलिस को ही करना है, इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस को ही करना है। अगर पुलिस नहीं लेके आती है इन्वेस्टिगेशन के दौरान सारी चीजों को, तो एक कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट तो बिल्कुल ही लाचार हो जाता है इन सब सिचुएशन में, और अगर उसके हाथ नहीं मजबूत किए जाते हैं तो फिर उसको छोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। बट जहां तक ये केस का सवाल है, इंडियन मेडिकल काउंसिल को देखना चाहिए। ये कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं, क्रिमिनल एक्शंस हो सकते हैं इनके खिलाफ, और ये सारी चीजें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की आपने बात की गौरव, तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का काम सर जब चीजें हो जाए तो सहानुभूति देना और कंपनसेशन देना और तबादले करना होता है और जांच करना होता है, या फिर एक प्रोएक्टिव अप्रोच भी हो सकती थी कि भाई मेरी नाक के नीचे मैं सीएमओ हूँ, ऐसा कैसे होने दे रहा हूँ मैं? मुझे लगता है इसमें प्रोएक्टिव अप्रोच होना चाहिए। तो उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है? उनके खिलाफ बिल्कुल मामला बन सकता है। जिन अफसरों ने ये सारी चीजें की हैं उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता है, उनके खिलाफ केस हो सकता है, और मुझे लगता है कि उनके खिलाफ भी होना चाहिए जिन्होंने ये सारी लापरवाही दिखाई है। चलिए, तो यहाँ पर मामला हम आप एक बार फिर से आएंगे प्रेम सिंह चंदूमाजरा जी आपके पास इससे पूछने के लिए कि पुलिस की जो पड़ताल है उसमें भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब को 24 घंटे में जमानत मिल जाती है। हमारे कैमरे पे आके एनजीओ के शख्स जो है वो बाइट दे जाते हैं, इंटरव्यू दे जाते हैं, लेकिन आपकी पकड़ से अभी तक गायब है। न्यूज नेशन की पड़ताल हर जगह जारी थी। एक तरफ हमारे संवाददाता विनीत दुबे माथुर में एसकेएम एनजीओ की कड़ियां तलाश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ हमारे संवाददाता राजेश गिल पहुंचे गुरु नानक मिशन अस्पताल में। जी हाँ, वही अस्पताल जिसके ऑपरेशन थिएटर का इस्तेमाल लोगों के इलाज के लिए किया गया, और वो भी परमिशन के बिना। गुरु नानक देव मिशन चैरिटेबल हॉस्पिटल के उस ऑपरेशन थिएटर में इस समय मैं मौजूद हूं, जिसकी की एंट्री भी इन्होंने 3 डोर एंट्री रखी हुई है। और इस हॉस्पिटल का ये वो टेबल है जहां पर की ऑपरेशंस हुए थे। उन अभागे लोगों के जिन जिन के ऑपरेशंस हुए उनकी एक एक आंख की रोशनी चली गई। जिस आंख का ऑपरेशन हुआ उस आंख की रोशनी चली गई। इस समय ये ऑपरेशन थिएटर काफी नीट एंड क्लीन लग रहा है। उस समय हालात क्या थे और इस समय क्या है, अब ये कहना मुश्किल है। इस बारे में जांच चल रही है। इस समय जो है इस जगह की फ्यूमिगेशन जो आमतौर पर ऑपरेशन थिएटर्स में होती है वो की हुई है। देखने में अभी तो सारा कुछ नीट एंड क्लीन लग रहा है। हॉस्पिटल के जो जितने भी मानक होते हैं ऑपरेशन थिएटर में, उसको मद्देनजर देखा जाए तो इनके हिसाब से यहां पर सभी जो फैसिलिटीज हैं वो अवेलेबल हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र सिंह के साथ राजेश गिल, न्यूज नेशन, गुमान। 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहती है 4 दिन पहले जहां पर इस तरह का कोई कैंप लगना है, उस पूरे अस्पताल को, ऑपरेशन थिएटर को आपको स्टरलाइज करना है, कि इक्विपमेंट को आपको स्टरलाइज करना है, और उसके बाद ही आप इस तरह के किसी कैंप का आयोजन कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अगर आप इस तरह का कैंप लगा रहे हैं और उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए, कोई दवाई खराब निकल जाए, डॉक्टर से गलती हो जाए, तो उसके लिए वैकल्पिक इंतजाम आपने क्या कर रखे हैं ये भी आपको स्पेसिफाई करना होता है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन कहती है, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। हमारे साथ जनता की राय जानने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता अनिल यादव और मुंबई से रफीकुल्लाह खान जिस वक्त जुड़ चुके हैं। अनिल, जनता के बीच जाके सीधे पूछे, इन लोगों की आंखों की रोशनी चली जाने का जिम्मेदार कौन? जी पिनाज, बिल्कुल ये घटना भले गुरदासपुर में हुई हो, लेकिन इसको लेकर रोष और गुस्सा लखनऊ के लोगों में भी है। आइए हम लखनऊ के लोगों से जानते हैं कि ये जो घटना गुरदासपुर में घटी है उसको लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो जैसे कि आपने सुना कि गुरदासपुर में ये 60 लोगों का ऑपरेशन हुआ, उनकी आंखों की रोशनी चली गई, तो आपको क्या लगता है कि इसकी लापरवाही का जिम्मेदार जो डॉक्टर है उनके साथ कैसा सलूक होना चाहिए? डॉक्टरों ने जो 60 लोगों की जिंदगी अंधकार में कर दी है, तो हमारा तो ये मानना है कि डॉक्टरों की भी जिंदगी 60 साल तक अंधकार में रहनी चाहिए। कम से कम इनको इतनी सजा मिलनी चाहिए। डॉक्टर आजकल भगवान के बाद डॉक्टरों को दूसरा दर्जा हम लोग देते हैं कि डॉक्टर भगवान के बाद डॉक्टर हम लोगों के लिए सब कुछ होते हैं, लेकिन डॉक्टर आज जो है 90% जो है। बिल्कुल पिनाज, चलिए तो यहाँ पर 60 लोगों की आंखों की रोशनी लेने वाले डॉक्टर और लोगों की लापरवाही के लिए 60 साल की सजा हो। रफीकुल्लाह, मुंबई में लोगों की क्या राय है ये जानिए जरा। जी बिल्कुल, मैं सीधे लोगों की तरफ जाता हूं कि किस प्रकार से जो गुरदासपुर की घटना हुई, क्या कहेंगे? डॉक्टर अगर ऐसे काम करते हैं तो डर बना रहता है, और यहाँ महाराष्ट्र में भी ऐसी कई घटनाएं घटी थी। बेसिकली आप देखेंगे कि ये जो घटना जो है बड़ी दुखद घटना है ये, और इस तरीके का जो वाकया दोबारा न होना चाहिए, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो है उनके ऊपर ये पूरा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है। और जो एनजीओ ने ये जो प्रोग्राम वहाँ पे किया था,
तो वो उसमें आप देखेंगे कि उन्होंने कोई परमिशन भी नहीं ली थी। बिल्कुल परमिशन नहीं ली थी। चलिए डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ आईएमए से जुड़ गए हैं। डॉक्टर रवि मलिक जी, आपके पास भी वही जवाब है कि हाँ हम जांच करेंगे और कल्प्रिट्स को उचित कार्रवाई के लिए हम रेफर करेंगे, या कुछ ठोस आप कहेंगे आज इस अस्पताल के लिए, इस डॉक्टर के लिए? हेलो जी डॉक्टर मलिक, आप मेरा सवाल सुन पाए? डॉक्टर मलिक, जांच की बात और डॉक्टर और अस्पताल के खिलाफ रिकमेंडेशन के अलावा आईएमए इस तरह के मामले में, इस तरह के मास कैंप में जो लापरवाही होती है, जो डॉक्टर्स गलती करते हैं, अस्पताल लापरवाही बरतते हैं, आईएमए करेगा क्या? वाकई में कुछ कर भी सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो आईएमए हमारी एसोसिएशन है, इसको कोई जुडिशियल पावर्स नहीं है। हमारी मेडिकल काउंसिल को पावर्स होती है कि जिसमें कि सारी इन्वेस्टिगेशन होती है और क्या क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो हुई या नहीं हुई उसको देखा जाता है। अच्छा। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, उनकी पूरी प्रोटोकॉल है किस वे से कैंप्स लगने चाहिए। 25 पन्नों की प्रोटोकॉल है, अगर जांच होती है तो उसके अंदर क्लियर हो जाएगा। की बात यही है ना कि प्रोटोकॉल पन्नों में रह जाता है, फॉलो नहीं हो पाता है। एनजीओ की भी जिम्मेदारी आती है। जिम्मेदारी सबकी है, आईएमए के पास पावर नहीं है तो इसलिए सिर्फ वो रिकमेंडेशन कर सकता है। संजय धवन जी, 5.5 घंटे में रात के 9 बजे से लेकर 2:30 बजे तक एक डॉक्टर लगभग 45 ऑपरेशन जो है मोतियाबिंद के निपटा देता है। क्या मुमकिन है? और वाकई में ऐसे ऑपरेशन की क्वालिटी क्या रही होगी? आप आई स्पेशलिस्ट है, आपसे समझना चाहूंगा। इस बात में मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूं कि कभी भी कोई भी डॉक्टर को इतना प्रेशराइज नहीं करना चाहिए कि वो 4.5 घंटे में 45 ऑपरेशन करे। ये प्रेशर एडमिनिस्ट्रेशन डालती है या एनजीओ डालती है, ऐसा टाइम फ्रेम रखते ही क्यों है? एक चीज। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब ऐसी मास कैजुअलिटी होती है तो जरूरी नहीं है कि डॉक्टर ने कुछ गलती करी हो सकता है कि जो इरिगेटिंग फ्लूइड आपने इस्तेमाल किया उसमें कंटेमिनेशन हो। इस चीज की जो दवाइयां, जो चीजें इस्तेमाल करी गई हैं, उन चीजों की जांच पड़ताल। चलिए, तो डॉक्टर को ही सिर्फ कल्प्रिट ना बनाया जाए, लेकिन डॉक्टर कम से कम जिस खराब ऑपरेशन थिएटर में या उसे क्लीननेस नहीं दिख रही थी, अगर वहां पर ऑपरेशन करने के लिए बोला जा रहा था तो मना तो कम से कम कर ही सकते थे। यहाँ पर डॉक्टर उषा मोहन दास हमारे साथ हैं, एक लंबे अरसे से लड़ाई लड़ रही है, प्रेसिडेंट है डॉक्टर अगेंस्ट करप्शन के। डॉक्टर उषा मोहन दास, सिर्फ इस केस में डॉक्टर से ज्यादा एनजीओ की भी गलती है, तो क्या आपकी लड़ाई जो है इस तरह के एनजीओ के खिलाफ भी है जो सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए लोगों की जान को ताक पर रख देती है? देखिए, पहले ये मुद्दे पे मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि जांच अपनी जगह जारी रहेगा, लेकिन मेरा तो सर शर्म के मारे झुकता है। जान की कीमत इतनी हो गई कि आजकल कोई कुछ कर सकता है। कंपाउंडर से लेके अटेंडर भी डॉक्टर बन जाता है आजकल। और एक ये हादसा अभी नया जो हुआ है, लेटेस्ट हादसा है। बहुत शर्म वाली बात है कि बहुत दिन से आप देख रहे हो मीडिया आजकल एक्टिव है, लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि 20-30 साल से ये चालू है। एनजीओ हो या गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो या इंडिविजुअल डॉक्टर हो या ग्रुप्स हो, जान की कीमत कितनी है? अभी 60 से ऊपर लोग अंधे हो गए, उनका क्या किया जाए? जान से उनका थोड़ा कोई कुछ भला होने वाला है। चलिए, जांच से उनका भला नहीं होगा, मुआवजे से भला नहीं होगा, सब रिकमेंडेटरी बॉडीज है। आईएमए पेपर में कर देगा, यहाँ पर सभी लोग बैठकर इसकी निंदा कर देंगे, लेकिन सवाल ये है कि समस्या का समाधान क्या होगा? उन एनजीओज पर क्या नकेल कसी जाएगी जो टारगेट पूरा करने के तरीके से लोगों को सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, सेवा के नाम पर मेवा बटोरते हैं? उस डॉक्टर का क्या जो सिर्फ अपनी फीस के लिए, चाहे हाइजीन कंडीशन है या नहीं, सिर्फ गरीब है तो ठीक है निपटा दो ऑपरेशन, इस सोच में ऑपरेशन कर देता है? और उस कानून की एजेंसी का क्या जो इंतजार करती है भाई कोई मेरे द्वारे आके दरवाजा जब खटखटाएगा तब मैं देखूंगा परमिशन देनी है और गलती क्या हुई है, उससे पहले वो मूक दर्शक बनी बैठी रहती है? तो सवाल ढेर सारे हैं और आपको बता दूं कि ये कोई पहला मामला नहीं है। आपसे कुछ दिन पहले लास्ट में क्या कुछ हुआ, वहां पर तो कोई एनजीओ नहीं थी बल्कि सरकारी अस्पताल था, सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए किस तरह से साइकिल के पंप से हवा भरी जा रही थी, वो सब कुछ हमने देखा था। तो शायद सवाल यहां पर देश के स्वास्थ्य मंत्री से भी है और प्रधानमंत्री से भी है कि विदेशों की तर्ज पर आप बहुत कुछ हिंदुस्तान में खूबसूरत करने का सपना संजोते हैं, लेकिन आप हिंदुस्तान में इंसान की जान की कीमत को क्या इतना
मौका मांगते हैं कि कुछ मुआवजे और जांच तक ही वो सीमित रह जाए। आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही।